अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम हशाम एंड वेलकम टू द फर्स्ट वेबिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद वर्किंग वुमेन की है, इसलिए वर्किंग मॉम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करें। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हमारे साथ आज आपकी फेवरेट मॉम सेलिब्रिटी हैं फातिमा अफंदी। वेलकम टू द शो फातिमा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम। वेलकम टू द शो। Thank you. जो हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन। आज का हमारा मौजू है बच्चे की पैदाइश के बाद की एहतियात की अहमियत और माँ के आने वाली ज़िंदगी में चेंजेस। तो अस्सलाम वालेकुम, से पहले तो आप लोग के आने का बहुत शुक्रिया। फातिमा, कैसा है वैसे एज अ सेलिब्रिटी, माँ की हैसियत से आपकी लाइफ डिफिकल्ट है? हाउ डू यू मैनेज? आई थिंक एज अ सेलिब्रिटी माँ भी डिफ़िकल्ट है। जो माएँ अपने करियर्स को छोड़ के बैठी हैं घर पे, उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई थिंक बीइंग अ मदर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड डिफ़िकल्ट फेज एज वेल। तो बीइंग अ मदर वैसे तो डिफिकल्ट है ही, हाँ। लेकिन बस मेरा सवाल था कि एज अ सेलिब्रिटी, बिकॉज इसमें आपके कोई टाइमिंग्स नहीं होते, Timings नहीं तो होते। हाउ डिफिकल्ट, हाउ डू यू मैनेज? आप किस तरह करती हैं बच्चों के साथ? पीछे बच्चों को अभी कौन देख रहा है? हाँ। किस तरह मैनेज कर पाती हैं? तो बस ऐसा है कि where there's a will there's a way। तो वो कुछ ऐसा है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं। दे नो के बचपन से कि कि मॉम हैज टू वर्क, और माशाल्लाह। बस इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ कि मैं काम कम करती हूँ, एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करती हूँ। फिर बच्चे मुझे लगता है इम्यून हो जाते हैं हाँ, तो फिर आपकी, कुछ उनको दिन पता ऐसे होता है कि माँ की मंथ में routine लाइक है। यू वर्किंग 15 days एंड यू नॉट वर्किंग 15 days। तो इस तरह से मैं मैनेज करके कर लेती तो हूँ। जब आप पहली दफा माँ बनी थी, हाँ। माशाल्लाह से यू हैव 2 किड्स, आपके 2 बच्चे माशाल्लाह, हैं, yeah। तो जब पहली दफा बनी थी क्या एहसास हुआ था, कैसी फीलिंग आई थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छी फीलिंग नहीं थी। लाइक समझ नहीं आ रहा था आई उस वक्त वांटेड क्या टू करें। हैव अ बेबी, बट वो जब आया तो पूरी दुनिया जैसे उल्टी नहीं होती, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। आपको होता है कि हाँ बेबी और क्यूट और ये वो सब कुछ। बच्चा तो ऑब्वियसली किसको अपनी माँ को किसको नहीं प्यार होता बेतहाशा, बट जब होता है तो उसके बाद आपका ये होता है कि ये सब तो मुझे पता ही नहीं था कि रातों को नींद पूरी नहीं होगी, चाहे और जितनी बच्चा भी रोएगा मुझे तो लगता आपको है समझना है कि वो दूध के लिए कब रो रहा है, पेट में दर्द के लिए कब रो रहा है, और वो थोड़े सब वक्त कुछ के साथ चीजें साथ समझ आती वो है। डॉक्टर वक्त साहब, के साथ आपके भी कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। तो आप क्या एडवाइस करती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और माँ भी नई नई बनी है अभी, तो उसमें क्या क्या एहतियात होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं एक नए बच्चे के लिए भी जी। और माँ के लिए भी? बिल्कुल, देखें किसी भी खातून की या औरत की लाइफ में माँ बनना एक बहुत अहम तजर्बा होता है। जैसे फातिमा ने बोला कि फ़र्स्ट टाइम तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, और उसमें पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत मसले रहते हैं। उसके बाद जब बेबी आता है तो फिर एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। इसमें थोड़ा सा माँ की हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं, और बेबी भी ज़ाहिर है टोटली डिपेंडेंट होता है माँ के ऊपर या किसी भी और के ऊपर। तो सबसे पहले जब माँ को जो इश्यूज का सामना है वो एकदम उसके हार्मोन्स जो कि एक बहुत हाई लेवल पर होते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और जो आम हार्मोन थायराइड हार्मोन बहुत हाई लेवल्स पर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो एकदम से नीचे आते हैं। तो उससे थकन, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, नींद थोड़ा भी सा नहीं मिल रही नींद होती। पूरी नहीं, ये तो हेल्थ इश्यूज हैं। उसके बाद बेबी एक पूरी एक नई दुनिया होता है, उसमें आपका ये है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, क्योंकि बेबी रात को जागते हैं, ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स रात को जागते हैं। इसके अलावा फिर आपको फीड कराना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत इश्यूज होते हैं, चेस्ट पेन, ब्रेस्ट में पेन, और इसके अलावा ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, इस तरह के बहुत ज़्यादा फीडिंग डिफ़िकल्टीज माँ को इनिशियली स्पेशली फर्स्ट बेबी में फीड कराने में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि वो एक अल्लाह की इतनी नेमत आपके सामने होती है, तो आप उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर ले होते हैं। लेकिन माँओं को उस वक्त 10-15 दिन के लिए थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फैमिली सिस्टम है तो यूजुअली हमारी मदर्स को मिल जाता है। तो इसमें थोड़े दिन लगते हैं लेकिन सब सेट हो जाता है। न्यूबॉर्न्स के इसके अलावा जो मसले होते हैं उसमें फीडिंग के अलावा उनकी कॉर्ड केयर होती है, यानी कि नाफ की जो ख्याल रखना होता है, सफाई का, वो बहुत अहम है। यानी उसको आप सिंपल अल्कोहल स्वैब से अगर माएँ साफ करती रहें तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। लोग अक्सर उसमें तेल डाल नो देते नो नो हैं और नथिंग, ये सारी उसमें चीजें कुछ भी नहीं करनी चाहिए। डालना। देखें अगर उसमें आप कुछ डालेंगे, स्पेशली हमारे यहाँ कॉमन लोग बहुत
तेल लगा देते हैं और कोई चीज़ घर में कोई लोग हींग भी लगा देते हैं। मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहूँगी कि कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अल्कोहल स्वैब्स मार्केट में मिलते हैं, उससे बस आप क्लीन करें। और अगर खुदा ना खास्ता कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट कैन वो पूरी बॉडी में भी फैल सकता आपको है। पता है मेरी बेटी के साथ हुआ था और वो पूरी रात नहीं सो पाती थी और हमें, क्योंकि मैं भी एक नई माँ थी, सुना था कॉलिक के इश्यूज होते हैं, बच्चे रात में कुछ लोग कहते हैं वैसे ही रोते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, बट हमें कोई 15-20 दिन बाद जाके पता चला कि उस बच्ची के कॉर्ड में जाना हुआ इन्फेक्शन था, वो सही से निकली। हम डॉक्टर के पास गए और फिर जिस दिन हुआ उस दिन के बाद से तो ये चीजें थी जो नहीं इतना ख्याल रखा इनका। नहीं पता तो जो एक और बहुत अहम चीज़ होती है कि अगर बेबी जो रातों को जाग रहा होता है, और कोलिक का बहुत इशू कॉमन, स्पेशली मेल इन्फेंट्स यानी कि जो बच्चे नॉर्मल जो लड़के होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, तो रातों को जागना, रोना, तो वो भी तो उसको भी देखने की ज़रूरत होती है। थोड़े होम रेमेडीज़ जो होती हैं हमारे घरेलू टोटके, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस इस सब चीज़ों को माँ को और बच्चे को साथ लेकर चलना होता है, और स्पेशली माँ पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। इसीलिए शायद अल्लाह मियाँ ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, क्योंकि माँ के लिए माँ के अपनी हेल्थ के भी बहुत इश्यूज होते हैं, और अल्लाह मियाँ एक कुदरती तौर पर बच्चे के लिए मोहब्बत तो डाली भी होती है, लेकिन इट्स रियली टफ टाइम होता है माँ के लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहा दिया जाता है कि सब माएँ गुजरती हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप हिम्मत रखें और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलें तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, मुझे लगता है जैसे माँ, ठीक है, माँ होती है, नया बच्चा होता है, लेकिन फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत मैटर करता है इसमें। तो आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट था, क्या अहमियत होती है फैमिली के सपोर्ट की, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी? बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में ये जो फैमिली का सपोर्ट होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है न्यू मदर के लिए, बिकॉज आप एक ऐसे फेज से गुजरे होते हो कि आप खुद ही सही से नहीं खड़े हो पा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको ऑब्वियसली आपको बताना, गाइड करना, मतलब पहली दफा तो आप अपने बच्चे को पकड़ भी नहीं सकते ना, आपको नहीं पता मैं इसको गिराना दूं, इसका ये ना। एक दफा नेल लग गया था मेरा ना, अच्छा, बेबी को, तो मैं इतना गिल्ट में चली गई थी कि यार इसको मेरा नेल लग गया, फिर मैंने फौरन नेल्स काटे। तो वो वाला फेज तो उठाते हुए डर लगता था कि मुझे तो मैं गिरा दूंगी। मदर इन लॉ यूज्ड टू गिव अ बाथ टू माय फर्स्ट बॉर्न। अच्छा, फिर सेकंड बॉन्ड में मैं इतनी नहलाने में मुझे सेकंड बॉन्ड तक आदत हो गई थी। मुझे लगता है कि मैंने जो बचपन एंजॉय किया है वो अपने दूसरे वाले का ज्यादा किया है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, मुझे पता था कैसे पकड़ना है, कैसे नहलाना है, मालिश कैसे करनी है, और वो सब चीजें ये सब तो होता है। कभी कभार ऐसे भी होता है, तो हम आइडियल सिचुएशन की बात करें ना, कभी ऐसा होता है कि माँ की कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो, जैसे मुझे याद है मेरे अंदर मुझे लगता था मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि मैं बच्चे को 2 मिनट से ज्यादा पकड़ सकूं, तो मैं चाहती थी कोई और पकड़े। और इसके साथ साथ ये भी होता है डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि माँ के ऊपर ना एक जिस्मानी दबाव तो है, बिल्कुल, जहनी दबाव भी होता है, बिल्कुल। तो उसके अंदर आकर, जिसे हम कभी कभार पोस्टपार्टम, इंग्लिश में उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, तो इसके अंदर आकर भी ऐसा माएँ आती हैं इसमें, वो ऐसा क्या करें कि उनकी सेहत भी अफेक्ट ना हो और उनके ताल्लुकात अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड हो गया या फैमिली हो गया, बच्चे के साथ भी ना हो, क्योंकि ये माँ जा रही होती है, इससे गुजर रही होती है। बहुत सारी माँओं को पता नहीं होता, कुछ को पता होता है, तो वो उससे ओवरकम कैसे करें? देखिए, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या जो कहते हैं जहनी दबाव की कैफियत होती है मदर के ऊपर, वो उसकी बेसिक वजह हार्मोन लेवल एकदम कम होना है। जैसे जो भी आपके अंदर बॉडी हार्मोन्स बहुत हाई लेवल पर होते हैं वो एकदम ड्रॉप होते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम वजह हीमोग्लोबिन की कमी है। अच्छा। और तीसरी अहम वजह जो है वो विटामिन डी या कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। तो मैं एक बात ये कहूँगी कि तमाम माएँ इस फेज से गुजरती हैं, हल्की फुल्की डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं बेबी ब्लूज भी कहते हैं आम उसमें लैंग्वेज में, कि थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ी थकी हुई तबीयत, ये तकरीबन सब मदर्स में होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही होती, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बच्चा सोने नहीं दे रहा और आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसमें मैं माओं के लिए ये मैसेज है कि जब उनको नींद का मौका मिले, जैसे बेबी रेस्ट कर रहा है, तो आप भी थोड़ा सो जाएं, क्योंकि ये फर्स्ट 40 डेज जो होते हैं, जिसको हम इनिशियल के जो आपका 1.25 महीना कह लें आप, या पोस्टपार्टम हम उसे इंग्लिश में कहते हैं, तो ये जो 1.25 महीने का टाइम होता है माँ के लिए, तो इसमें माँ के लिए भी आराम जरूरी है। तो माँ जिस टाइम पे बच्चा सो रहा है तो कोशिश करें कि आप उसी टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो अगर आपकी नींद पूरी होगी तो सब चीजें कम होंगी, हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे, तो आपकी ये डिप्रेशन खुद ब खुद मुझे लगता है ये 1.25 महीना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद ही पता चल जाता है कि हम किस तरह बॉन्डिंग करें। ये भी वैसे एक प्रिविलेज है, अगर आप मतलब जैसे
कहें कि बच्चा सो जाए तो आप सो हाँ, जाए, सो because जाए भी कहने बहुत वाली मतलब बात है। एक वो अब बात काम है कि करें। हमारी जो मोस्टली जो पाकिस्तान में औरतें हैं उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां और होती बाकी सारी जिम्मेदारियां, तो वो सोचती हैं कि भाई जब बच्चा सो रहा है तो तो हम मैं अपने ये काम कर लूं, निपटा लें। हाँ, खाना वरना कैसे हाँ, बनाऊंगी। हाँ। अच्छा फातिमा, एक बात ऑनेस्टली बताएगा, जब आप माँ बनी तो क्या ये जो बॉन्ड की हम बात करेंगे, फौरन कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से आ जाता है आपके दिल में, माँ का वो ममता जाग जाती है, फौरन बन गया था क्या बॉन्ड? मतलब एक ममता वाली फीलिंग तो आती थी, लेकिन एक आई वॉज टू यंग, मतलब मतलब कुछ सोचा समझा नहीं, बस बचपन में, बचपन क्या, मैं थोड़ा मतलब बहुत ही यंग एज में शादी कर ली, शादी हो गई थी। फिर बेबी हो गया, तो मुझे आई वॉज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब बेबी हो जाएगा तो ट्रैवल भी करते रहेंगे, वो सब करते आप रहेंगे। तो पहले एक बबल में होते हैं ना। मतलब एक आप बबल में होते हो, जो आपने बचपन से प्रिंसेस स्टोरी सुनी होती हैं, वो तो आपको नहीं पता होता, तो एकदम से जब आपको रियलिटी हिट करती है तो ये होता है कि अच्छा नहीं, ये आपके जीती जागती औलाद है, आप इसको ऐसे छोड़ के ये वो नहीं आप वो कर सकते, आप इससे मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करनी है। तो वो वाला जो फेज हिट करता है ना आपको, फिर आपका बच्चा, बिकॉज जब न्यूबॉर्न होता है तो इतना वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जब वो रिस्पॉन्ड करता है, जब आपसे बात करता है, मतलब बात करने की कोशिश करता है या स्माइल करता है, तो वो आप ऑटोमेटिकली वो वाला बॉन्ड आपका आपके औलाद के साथ बन जाता है। और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट बेबी के साथ मेरे ख्याल में मैं एक एक्सेप्ट करूंगी उस चीज को कि मैं उस तरह का बॉन्ड उसके बिल्कुल छोटे होते हुए नहीं बना सकी जो मैंने सेकंड बेबी में मैंने बनाया, बिकॉज आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन जो फर्स्ट बॉर्न के साथ जो मैंने जो टाइम स्पैन जो मैं इतना नहीं वो मतलब कर पाई, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि करना क्या है, उसको मैंने उसके बड़े होने के बाद बहुत हद तक कवर किया। मतलब तो आप अपने सेकंड बेबी के साथ जब वो न्यूबॉर्न था, बच्चा था, तो किस तरह आप बॉन्डिंग आपकी कैसे होती थी, आपने स्ट्रॉन्ग की या क्या वक्त गुजारती थी आप? जैसे मुझे याद है मैं धूप देते ना बच्चों को, तो उसमें बैठती थी, तो उस पर थोड़ी वो काम भी होती थी और मैं भी चलो उस पर कुछ खा रही होती थी, और वो मुझे याद है मेरा एक अच्छा एक बॉन्डिंग टाइम होता है। अदरवाइज तो आप बस चेंज कराओ, वो वॉश कराओ, वो तो आपका क्या किस तरह टाइम गुजरता था छोटे बच्चे? धूप दिलाना, सुबह सुबह उठ के वो जो नॉर्मली बच्चे सुबह के टाइम उठते ही हैं 6 बजे या इस तरह से, तो वो धूप दिलाना, फिर उसके बाद उसको मसाज करना और मसाज हाँ मालिश के लिए, वो मालिश के लिए और वो सब। तो आई थिंक बहुत से मोमेंट्स आते हैं एक दिन में जिसमें आप अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कर सकते हो। फिर उसको जब आप वीन ऑफ करते हो, उसको जब सॉलिड स्टार्ट कराते हो, तो वो भी एक मजे का फेज होता है कि अब इसको क्या ट्राई कराएंगे, अब इसको क्या कराएंगे, तो वो आई थिंक। जैसे आपने मालिश की बात की, तो मालिश जो होती है बच्चे को तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो 1.25 महीना होता है इसमें माँ की मालिश भी जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो डॉक्टर साहिबा आप क्या एडवाइस करेंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो माएँ अपने साथ भी, अपने छोटे बच्चों के साथ भी, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके साथ ना करें या उनसे बचें या उन चीज़ों का ख्याल रखें कि उनकी सेहत अफेक्ट ना हो? बिल्कुल। अच्छा, इस सिलसिले में सबसे पहले मैं माओं के लिए मैसेज देना चाहूँगी। देखिए हमारे यहाँ ये भी होता है कि माओं की आधी चीज़ें तो बंद कर दी जाती हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो इस सिलसिले में जो माएँ जो नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल बैलेंस डाइट लें, मिल्क ज़रूर लें, दूध ज़रूर लें, इसमें अलावा प्रोटीन यानी कि कोई भी किसी एक टाइम पर गोश्त यानी बीफ या मटन और चिकन भी अच्छा होता है माओं के लिए, तो ये एक टाइम पे ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर कोई ये नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो चारों दालें मिक्स करके वो अच्छी प्रोटीन होती है, वो भी आता है हमारे और पंजीरी। हाँ, पंजीरी जो हमारा ट्रेडिशनल है उसमें वैसे फैट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। तो उसमें अगर आप फैट का रेशो या घी या ऑयल अगर आप ड्राई फ्रूट डालें और शुगर ना डालें, एग्जैक्टली शुगर ना ऐड करें, बिल्कुल। एक वो भी मिश्री भी ऐड करनी होती है। बिल्कुल। यखनी में देखें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल यखनी नहीं होती है क्योंकि वो जेलेटिन नहीं होता है, लेकिन इट्स गुड, आपको एक सूदिंग इफेक्ट देती है। वो बॉडी में जो एक्स हो रहे होते हैं, पेन्स हो रहे होते हैं, एक्चुअली कुछ खाने पीने का दिल भी नहीं कर रहा होता। हाँ, मेरा तो बस चाय बिस्किट खाने का दिल कर रहा होता है। इसके मैं एक बात कहूंगी, क्योंकि चाय पापा और चाय बिस्किट हमारी बड़ी नेशन की फेवरेट वो है, लेकिन उसमें बच्चे के लिए तो बिल्कुल कोई न्यूट्रिशन नहीं है। वैसे रिलैक्स होने के लिए अच्छा है। दूसरा ये कि विटामिन डी की जो प्रॉब्लम होती है मदर्स में, बोन्स स्पेशली वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, तो उसके लिए विटामिन डी कोई भी सप्लीमेंटेशन आप अपने डॉक्टर से पूछ के जरूर लें, क्योंकि उस वक्त आपको फील नहीं हो रहा था, लेकिन आगे जाकर बोन्स वीक हो जाते हैं, कमर में दर्द हो रहा है। जो नॉर्मली मेडिकेशन थ्रू आउट प्रेगनेंसी में दी जाती है वो हम लोग वैसे तो बाकायदा लेते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत जरूरी है वो कि आप कैल्शियम, आयरन और क्या कहते हैं विटामिन डी तो
इट्स मस्ट। आयरन तो ये है कि हीमोग्लोबिन भी कम होता है क्योंकि आपको ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी, तो आयरन की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए भी आयरन सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेस्ट फीडिंग में अगर मदर करा रही है तो फिर तो विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल है, आप जरूर लें। और दूध एक मलाई निकाल कर या उसका फैट निकाल कर मिल्क जरूर लें डेली। और फीडिंग की अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये कहते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग या नर्सिंग मदर्स होती हैं वो एक एक्स्ट्रा चपाती ले लें तो इट इज़ इनफ। और ज़ाहिर है बाकी चीज़ें भी रखें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल जिस तरह से एक नॉर्मल डाइट में रखना ज़रूरी है वो करें। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न की जो केयर है उसमें सबसे पहले ये माओं के लिए यही पैगाम होगा कि माँ का दूध बेस्ट है। पूरी जिंदगी में इस पीरियड में बच्चा एक खालिश चीज़ ले सकता है, दैट इज़ ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग। तो कोशिश करें जब तक मुमकिन हो सकता है। आई नो वर्किंग मदर्स के लिए आसान नहीं होता कि वो कंटिन्यू कर सकें ब्रेस्ट फीडिंग, अब तो लेकिन पंप्स अवेलेबल हैं, वो आप निकाल कर रख जाएं तो वो आप फीडर के जरिए या कप एंड स्पून से आप या फीडिंग कप्स के जरिए बच्चे को कोई भी पीछे केयर करने वाला होता है वो दे सकता है। तो बट कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, हाँ, कुछ का मेडिकल इश्यूज होते हैं, मेडिकल नहीं इश्यूज आ हैं, पाता। कोई ऐसी ड्रग्स कोई ले रहे होते हैं जैसे खुदा ना खास्ता किसी को कीमोथेरेपी की ड्रग्स मिल रही हैं तो वो मदर्स फीड नहीं करा सकती। बाकी अदरवाइज तकरीबन तमाम कंडीशन में इवन अगर माँ को ट्यूबरक्लोसिस है या खुदा ना खास्ता HIV है तो वो भी फीड करा सकती हैं, जो रिकमेंडेशन है। तो हो गई मेडिकल एडवाइस। अब आप बताएं, आप मदर टू मदर, सिस्टर टू सिस्टर, क्या एडवाइस होगी आपकी? क्योंकि माओ ये को भी मदर है। नहीं, लेकिन अभी हम ऐसे एक बात बताऊं, मदर्स भी आधी डॉक्टर बन जाती हैं क्योंकि दे नो अबाउट द बेबी बेस्ट। मदर जो होती है वो अपने बच्चे लेकिन के जैसे हम सबको पता है, माँ को सबसे ज्यादा पता है कितना मुश्किल होता है। और स्टार्टिंग का जो वक्त होता है, जो शुरू का महीना होता है, आपको लग रहा होता है आप नहीं कर सकेंगे ये, और आप अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रहे होते, तो आप एक उनको आखिरी एंडिंग एडवाइस क्या देंगे इसके बारे में? यही दूंगी कि होल्ड योर हॉर्सेस। और उनको क्या एडवाइस दूंगी, मैं उनके अराउंड लोगों को एडवाइस दूंगी, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो न्यू मदर होती है वो चाहती है कि वो अपने बच्चे से वो बॉन्ड करे और वो कोप अप करे, लेकिन क्योंकि वो इतने स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रही होती है तो आपके बस में नहीं होता। तो मैं उनके अराउंड लोगों को ही कहूँगी कि आप केयर करें। अगर मतलब उनसे पूछें, उनको फजूल की एडवाइसेस मत दें कि तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें वो करना चाहिए, प्लीज ये मत करें। पता है माँ ऑलरेडी अपने ऊपर इतने हम होते हैं, कुछ थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि वो नाखून लग गया तो आप कितने गिल्ट में चले गए, ऊपर से लोग आके आपको और वो कर रहे होते हैं, हो तुमने ये नहीं किया, तुम कैसी माँ हो, तुम ये तुम वो। तो माँ हम, और जिस तरह तोहफा देना होता है बच्चे को तो दे रहे होते हैं, माँ को कोई नहीं देता। तो मतलब माँ को जो है ना, अगर कोई ख्याल नहीं रख रहा तो वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि मेरा ख्याल से अगर माँ जो है वो खुश रहेगी, सेहतमंद रहेगी, तो बच्चा भी, और पूरा घर माँ से होता है, पूरा घर माँ से होता है, पूरा घर खुश रहेगा अगर एक वुमन ऑफ द हाउस इज हैप्पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हैड दोस पीपल अराउंड, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके अराउंड ऐसे लोग नहीं थे। तो मैं यही कहूंगी कि आप प्लीज जो है ना वो ख्याल रखें एक न्यू मदर का। और ये वक्त गुजर जाएगा, फिर हम याद करेंगे इस वक्त के ये वक्त नहीं है। आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं तब आपको याद आता होगा उनका छोटा वाला फेज। थैंक यू सो मच। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम फिर ज्वाइन करेंगे।